Hi dear students, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So without any further ado, let's dive straight into the video. But before, let's have a recap what we studied in the previous video. Previous video में हमने पढ़ा था scientific principle of management, जिसमें science not rule of thumb, harmony not discard, इसके अलावा cooperation not individualism, और फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे काफ़ी अच्छे से। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं और आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ा कि टेलर ने कौन कौन से फंडामेंटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए, जिनको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक टेक्निक्स कौन कौन सी बताई। Along with scientific principles, Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiment at his workplace। यानी टेलर ने जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स बनाई थी वो सारी किस पे बेस्ड थी? एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी। वो एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने अपने काम के दौरान की थी और उनसे सीखा था, इन सारी टेक्निक्स को बेसिकली उन्होंने इन स्पेसिफिक पार्ट 1 2 3 4 5 यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उसके बाद आता है आपका वर्क स्टडी, फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रिवोल्यूशन। इन सारे जो पॉइंट्स हैं, जब ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में कि फंक्शनल फोरमैनशिप होती क्या है। जब हम बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की, इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यानी टेलर ने क्या कहा कि फैक्ट्री का जो डिवीजन है उसको 2 पार्ट में करना होगा। पहला आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा और दूसरा विल बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी जो भी फैक्ट्री है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, पहला आपका प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्शन। यानी एक ग्रुप क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है कि काम होगा कैसे, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है? उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है। ठीक है, planning department and production department, as Taylor felt that workers must be free from the burden of planning and they must concentrate on work and production। यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड करने के पीछे टेलर ने ये रीज़न दिया है कि वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर बर्डन प्लानिंग का नहीं आना चाहिए, वो फ्री होने चाहिए इस प्लानिंग और प्रोसेसिंग के जो भी स्टेप्स हैं उनसे, ताकि वो अपने आप को पूरा फोकस कर पाएँ प्रोडक्शन के काम में। ठीक है, जिससे क्या हो, उनके ऊपर बर्डन कम हो और वो कंसंट्रेट कर पाएँ ऑन द वर्क ऑफ प्रोडक्शन। टू डेवलप सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स। अब देखो, ये जो पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमारा, दूसरा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें भी टेलर ने ये सजेस्ट किया कि हर में, दोनों में 4 बॉसेस होने चाहिए, 4 सुपरवाइजर्स होने चाहिए, जो क्या कर सकें? फंक्शनल सुपरवाइजर जो वर्कर्स को गाइड कर सकें। ठीक है, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। सेकेंड, अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स। यानी सब में, दोनों डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो बनाए हमने, उसमें फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्कर्स को। मतलब वर्कर्स को कुछ नहीं करना है, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं बस उसे फॉलो करते जाना है। Third point is minimum 8 specialists or functional expert to supervise and give orders to workers। अब इसमें भी उन्होंने कहा कि मिनिमम 8 तो होने ही होने चाहिए, इसके अलावा आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। यानी 4 किस में होंगे? आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे और 4 किस में होंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे। फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट। और ये जो फोरमैन होंगे,
ठीक है। ये जो एक्सपर्ट होंगे, ये जो फंक्शनल एक्सपर्ट्स होंगे दोनों डिपार्टमेंट्स में, वो कैसे होने चाहिए? वो एजुकेटेड होने चाहिए, वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, उनको अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक होने चाहिए। एनर्जेटिक होने से क्या मतलब है कि ऐसे होने चाहिए जो वर्कर्स को क्या कर सकें, वर्कर्स को मोटिवेट कर सकें, ठीक है, उनके अंदर पॉजिटिविटी भर सकें, उनका बेस्ट आउटकम निकाल के ला सकें, ठीक है, कॉस्ट कम रखते हुए इफिशिएंसी बढ़ा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ऑनेस्ट भी होना चाहिए, कंपनी की तरफ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको वर्कर्स की तरफ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई एक काम आसानी से होता चला जा रहा है, फिर आप ऐसे लेजी हो गए, आप अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल में गड़बड़ी कर रहे हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। और वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी अपने एरिया का स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होना चाहिए। और इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं, मतलब लेबर को अलग अलग पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रही बात फंक्शनल फोरमैनशिप की, जिसमें हमने ये देखा कि टेलर ने सजेस्ट किया है कि हमें दो पार्ट में क्या करना है, किसी भी फैक्ट्री को डिवाइड करना है। फैक्ट्री का डिवीजन दो पार्ट में होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसको बनाने के पीछे मोटिव क्या है कि वर्कर्स जो हैं बर्डन फ्री रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे जो उन्हें गाइड करेंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी कंपनी की क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो 8 स्पेशलिस्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर्स टू वर्कर्स, ये जो बात कही है टेलर ने, उसमें दो जो चीज़ें हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारा और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में मैंने पहले कहा था कि 4 होंगे, और ऑपरेशन यानी प्रोडक्शन में भी क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। पहला क्या है, रूट क्लर्क, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी, ठीक। अब रूट क्लर्क का काम क्या है, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब, यानी ये क्या करता है, रूट बना रहा है, रूट क्लर्क, नाम से आपको पता चल रहा है, रूट क्लर्क क्या बना रहा है कि रूट बना रहा है, एक पाथ बना रहा है, स्टेप्स बाय स्टेप्स बता रहा है कि आपको किसके बाद कौन से जॉब करने हैं, कौन सा काम करना है, क्या परफॉर्म करना है। तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बना के देता है काम को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो मैकेनिकल हो या मैनुअल हो, चाहे आपको उसको मशीन से करना हो या खुद से करना हो। इंस्ट्रक्शंस आपको रूट क्लर्क से मिलेंगे कि इसके बाद भैया ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, और आपको ऐसे ऐसे काम करते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। ये क्या करेगा, ये आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। रूट क्लर्क क्या बना रहा है, आपको स्टेप्स बना के दे रहा है, ठीक है। ये स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 पे आओगे, फिर स्टेप 3 पे आओगे। उन स्टेप्स को, उन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने में कौन कौन सी बेसिक चीजें होनी हैं, ठीक है, कौन कौन से नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको वर्कर्स को बतानी है, वो कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताएगा। नाम से आपको पता चल रहा है, रूट क्लर्क मतलब एक रूट बना के दे रहा है, स्टेप्स बना के दे रहा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है। थर्ड इज आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो फोरमैन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इस चीज के लिए कि जो भी काम शुरू करना है या खत्म करना है, वो टाइम पे शुरू हो और टाइम पे खत्म हो। और साथ में कॉस्ट क्लर्क भी है ये, तो कॉस्ट शीट भी बनानी इसी का काम होता है। फिक्स अप टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग जॉब एंड कॉस्ट शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है। यानी ये क्या कर रहे हैं, ये किसी भी काम को शुरू कब करना है और ख़त्म कब करना है, ये चीज़ देखते हैं, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि कंपनी की कॉस्ट शीट ये बनाते हैं। तो 3 हो गया, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। लास्ट इज आपका डिसिप्लिनरी। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। अब किसी भी काम को करने में डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो डिसिप्लिनरी फोरमैन होगा आपका या क्लर्क होगा, ये चेक करते हैं कि सारे काम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, कोई भी चीज़ में केओस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में हो, ठीक है। एक एक स्टेप जो हमारे रूट क्लर्क ने बनाया है, जो इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए हैं, टाइम जो डिसाइड किया गया है, उन्हीं तीनों के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम हो, ये देखने का किसका काम है, डिसिप्लिनरी का।
अभी तक प्लानिंग डिपार्टमेंट समझ में आ गया कि रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी। मैं ट्रिक्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल का बताया था, डैड यू टू सी, यस आई सी यू, ठीक है, SRCC ऐसे करके मैंने बताया था। उससे आप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इजीली याद कर पाओगे। अब हम आगे चलते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा है, उसमें भी 4 हमारे बॉसेस होंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। गैंग बॉस क्या करता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है काम को करने के लिए, वो सारे रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना, उसको अरेंज करना किसका काम है, गैंग बॉस का काम है। अब भैया प्लानिंग वालों ने बता दिया काम ऐसे होगा, पर काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको काम को करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल अरेंज करने का काम किसका है, गैंग बॉस का है। स्पीड बॉस क्या देखता है कि टाइम पे काम कंप्लीट हो, ठीक है। अब टाइम और कॉस्ट क्लर्क ने बता दिया इस टाइम पे शुरू होकर इस टाइम पे खत्म होना चाहिए, पर स्पीड बॉस क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि टाइम पे काम शुरू होकर टाइम पे खत्म हो, वो अश्योर करता है कि टाइम पे काम शुरू होकर टाइम पे ही खत्म होना चाहिए। रिपेयर बॉस क्या करता है, जो भी मशीनरी है उनको उनकी देखभाल करना कि वो वर्किंग पोजिशंस में हो, ऐसा ना हो कि काम शुरू हो गया मशीन खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर क्या करता है, चेक्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट, और आउटपुट जो हमारा बन के निकल रहा है इतनी मेहनत के बाद, प्लानिंग और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इतनी मेहनत के बाद जो भी आउटपुट हमारा निकलेगा, उस आउटपुट की क्वालिटी कैसी है ये चेक करना किसका काम होता है, इंस्पेक्टर का। तो इसके साथ आपके फंक्शनल फोरमैनशिप जो है ये यहीं पे खत्म होता है। इसके जो 4 मेन पॉइंट्स हैं उनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन्स, ठीक है, यानी किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन का अपॉइंटमेंट करना, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस, यानी प्लानिंग प्रोडक्शन या प्लानिंग ऑपरेशन या प्लानिंग एग्जीक्यूशन को अलग अलग फैक्ट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना फंक्शंस को, बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, और ये भी बेस्ड किस पे है, जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल हमने हेनरी फ्योल का पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क उस पे बेस्ड है। लास्ट वन इज वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि कैसे यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड जो हमने पढ़ा था उसको ये वॉयलेट कर रहा है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे ये जो है यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट कर रहा है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड टॉपिक दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है उसको कंप्लीट करेंगे। और चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि क्लास 11th प्लस क्लास 12th के कोर्सेज को हम यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे, पर अभी क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th को टारगेट करके यहाँ पे चलेंगे। मे बी इन फ्यूचर मैं 11th की भी क्लासेस शुरू करूँ, पर उसमें काफ़ी टाइम है। सो मच लव, स्टे ट्यून्ड with upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment. Take care. Love and peace from my side.